बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम गैस की इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है या जिसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है या आइडियल गैस लॉ भी कहा जाता है। अब ये सबसे पहले तो हम गैस में आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, फिर इक्वेशन के बारे में समझते हैं। जब हम बात करते हैं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस एक ऐसी गैस को कहा जाता है, आइडियल गैस एक ऐसी गैस को कहा जाता है गैस के लॉस को फॉलो करती हो, गैस के लॉस को ओबे करती हो। अब गैस के लॉस जो हमने पढ़े बॉयल्स और चार्ल्स, यानी गैस के लॉस को जो भी इन लॉस को फॉलो करेगी, ओबे करेगी, हम उसे आइडियल गैस मान लेंगे। कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो या टेम्परेचर कम हो, चाहे प्रेशर ज़्यादा हो या प्रेशर कम हो, मतलब एक गैस किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी प्रेशर पर अगर गैस ही रहती है, अपनी स्टेट चेंज नहीं करती, गैस के लॉस को फॉलो करती है, अगर हम उसे आइडियल गैस कहते हैं। जब हम बात करते हैं रियल गैसेस के हवाले से, तो रियल गैसेस क्या हैं? तो रियल गैसेस ऐसी गैसेस होती है जो एक हद तक तो इन लॉ को फॉलो करती हैं। इन लॉ को फॉलो करने का मतलब मेरा यह है कि जैसे बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तो हो गया बॉयल्स लॉ और ये हो गया चार्ल्स लॉ। ये दो लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अब जब हम बात करते हैं हायर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पर, मतलब कहने का क्या है, अभी हमने चार्ल्स लॉ की बात की, तो चार्ल्स लॉ के अंदर ये देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। वॉल्यूम ज़ीरो होने का मतलब यहाँ पर ये था मेरा कि गैस अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर ये आइडियल होती तो वॉल्यूम कम करने पर इसका वॉल्यूम कम होता जाता, लेकिन ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब कहने का ये हुआ, टेम्परेचर जब कम कर दिया जाता तो टेम्परेचर कम करने के बाद एक गैस आइडियल नहीं रहती, वो आइडियल से क्या बन जाती है? रियल बन जाती है। लेकिन कब? जब टेम्परेचर कम किया जाए। या सेकंड कंडीशन ये है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम अगेन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि दो ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस नहीं होती, वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। मतलब कहने का ये होगा, वो दो कंडीशंस, टेम्परेचर या तो कम हो या हाई प्रेशर हो। हम ये कह सकते हैं कि तमाम की तमाम गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, इन लॉस को फॉलो करती हैं। वो कंडीशन कब होगी? जब इसका अपोजिट करते हैं। यहाँ तो हमने कहा लो टेम्परेचर, तो हम कह सकते हैं कि हर रियल गैस आइडियल गैस हो सकती है। हम कह सकते हैं कि हर रियल गैस आइडियल गैस हो सकती है, लेकिन बशर्त ये है कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या रखा जाए? हाई टेम्परेचर रखा जाए और प्रेशर को लो रखा जाए। यानी लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर हर रियल गैस, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, कोई भी गैस हो जिसे हम रियल गैस कह रहे हैं, वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। वो फॉलो करेगी इस लॉ को भी और फॉलो करेगी इस लॉ को भी। लेकिन कंडीशन क्या है? एक मखसूस हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर। लेकिन इसका उल्टा अगर कर दें हम, उल्टा करने का मतलब क्या है? मैं टेम्परेचर लो कर दूं, प्रेशर हाई कर दूं, तो फिर इन लॉ को फॉलो नहीं करती, वॉल्यूम जीरो हो जाता है। फिर ये लॉ फॉलो नहीं करती, फिर वो आइडियल गैस रियल गैस होती है। तो आइडियल और रियल गैस हमने देखा। अब उसके बाद समझते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम तीन पैरामीटर को रिलेट करते हैं। वो तीन पैरामीटर हमारे पास क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। एक ऐसी इक्वेशन जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन के बारे में बात करती है, हम उसको यहाँ पर कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन की अगर बात करें तो वो ये होती है PV इक्वल्स टू nRT। P यहाँ पे प्रेशर है, V यहाँ पे वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल, R का मतलब गैस कांस्टेंट और T का मतलब टेम्परेचर है। अब हम फर्दर इसकी डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से हमें प्रूव करना है कि PV इक्वल होता है nRT के। तो डेरिवेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं PV इक्वल्स टू nRT। तो डेरिवेशन के लिए हम यहाँ पर डायग्राम बनी भी देख रहे हैं। इन डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं पहला जो सिलेंडर मौजूद है उसके अंदर गैस फिल्ड है। पहला जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस फिल्ड है जिसका एक स्पेसिफिक मास मौजूद है, और इसका जो प्रेशर है वो P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है। हम यहाँ पर जो शुरू में देख रहे हैं, तो इनिशियली हमने यहाँ पर एक गैस फिल्ड की है सिलेंडर के अंदर, और जो इनिशियल
प्रेशर है इसका, इनिशियल प्रेशर इसका P1 है, इसी तरीके से इनिशियल इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है और इनिशियल टेम्परेचर जो है गैस का वो T1 है। अब जैसे ही हम ये करते हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं तो जो अंदर गैस होगी उस गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमने बात की है। तो बॉयल्स लॉ यही कहता है कि जैसे ही आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब ये होगा कि प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन बॉयल्स लॉ के अंदर हमने एक चीज़ ये पढ़ी है कि टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यही वजह कि यहाँ पे भी टेम्परेचर T1, यहाँ पर भी टेम्परेचर T1 कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक जैसे ही जो पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब इस बात को हम अगर मैथमेटिकली लिखें बॉयल्स लॉ को, तो हम बॉयल्स लॉ को मैथमेटिकली यूं लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है ये इक्वल होता है प्रेशर और वॉल्यूम के। दोनों में क्या फ़र्क है, ये इनिशियल स्टेट थी और ये वाली स्टेट कौन सी है, फाइनल। लेकिन यहाँ पर हमें जहन में रखनी है बात कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो ये तो हमने बॉयल्स लॉ के हवाले से एक इक्वेशन लिख ली, P1 V1 इक्वल्स टू P2V। अब हम A और B वाली डायग्राम तो हमने डिस्कस कर ली। अब हम देख रहे हैं B से C वाली डायग्राम। तो B से C वाली डायग्राम पे इस्तेमाल किया जा रहा है चार्ल्स लॉ। B से C वाली डायग्राम पे इस्तेमाल किया है चार्ल्स लॉ। अब इन दोनों डायग्राम में फ़र्क को देखते हैं। तो फ़र्क क्या है इन दोनों डायग्राम में, देखिए यहाँ पे भी प्रेशर P2, यहाँ पे भी प्रेशर P2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रेशर में कोई कमी नहीं आ रही, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल का जो कोलिजन है वो सेम है, जहाँ पर भी हो यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे दो पैरामीटर चेंज हो चुके हैं। पहले देखिए वॉल्यूम कम था, पहले गैस इतनी जगह में आ रही थी, अब गैस इतनी जगह में आ रही है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। पहले अगर वॉल्यूम V था तो अब वॉल्यूम क्या हो चुका है, V2। अगर पहले टेम्परेचर T1 था और हम गैस को एक्सपेंड कर देते हैं तो एक्सपेंड करने पर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, गैस कूल डाउन हो जाती है। तो पहले अगर टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2। तो हम इसको चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि प्रेशर जब कांस्टेंट रखा जाएगा तो दो चीज़ों पे फर्क पड़ेगा, और वो दो चीज़ें क्या होंगी, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो चार्ल्स लॉ को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो उसको कुछ यूँ लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक देखिए बी और सी डायग्राम की बात की जा रही है अभी। तो बी वाली जो डायग्राम है उसके अंदर वॉल्यूम क्या है, V के इक्वल है, और टेम्परेचर क्या है, T1 है। मैं प्रेशर की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि चार्ल्स लॉ के अंदर सिर्फ दो रिलेशन की बात की जाती है, दो पैरामीटर की बात की जाती है, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो बी वाली डायग्राम में वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T1 था। लेकिन जब हम देखते हैं सी डायग्राम को तो वॉल्यूम V से इंक्रीज होकर V2 हो जाता है और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। तो यहाँ पर अब हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाय T2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमने बॉयल्स लॉ के हिसाब से बनाई और इक्वेशन नंबर 2 हमने चार्ल्स लॉ के हिसाब से बनाई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। याद रहे हमारा बेसिक यहाँ पर जो है यहाँ पर जो करना है हमें डेरिवेशन जो करनी है वो PV इक्वल्स टू NRT की करनी है, हमें ये ड्राइव करना है। तो इसको ड्राइव करने के लिए अब तक हमने दो लॉ यूज़ किए, बॉयल्स लॉ और इसके अलावा चार्ल्स लॉ यूज़ किया। याद रहे हमें इसको ड्राइव करना है कि PV इक्वल्स टू NRT। अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 यानी ये वाली इक्वेशन को, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अब इस इक्वेशन को, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने 1 और 2 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका दरअसल ये होता है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कहने का मेरा ये है कि P1 V1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा V अपॉन T1 से, यानी कुछ इस तरीके से मैं स्टेप लिखूंगा, P1 V1 को मल्टीप्लाई करूंगा V अपॉन T1 के साथ। तो ये हो जाएगा P1 V1 मल्टीप्लाई बाय V अपॉन T1। देखिए यही कि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड 1 की, ये लेफ्ट हैंड साइड
2 की, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। जबकि इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है P2V और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है V2/T2, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे P2V मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय T2। अब तक हमने ये किया कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं इसमें किया। अब जो सिमिलर हमें नजर आ रहा है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर भी v लिखा हुआ है, राइट साइड पर भी v लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर v और v को कैंसिल कर देते हैं। अब रह क्या गया फिर कैंसिल करने के बाद, तो लेफ्ट साइड पे रह गया प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इनिशियल, और वो फाइनल रह गए। तो इनको हम लिखते हैं P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। हमने लिख दिया यहाँ पर P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। अब उसके बाद इसी बात को अगर हम जर्नल लिखें तो जर्नल लिखने का मतलब ये होता है इस बात को कि हम यूँ लिखना चाह रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बात हमने बॉयल्स लॉ के अंदर भी लिखी थी। जब हम बॉयल्स लॉ की बात कर रहे थे, बॉयल्स लॉ के अंदर हमने यूँ लिखा था कि PV इक्वल टू कांस्टेंट और इसको फर्दर लिखा था P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। यानी हमने जब दो स्टेट्स की बात करते तो ऐसे लिखते हैं, अगर जनरल बात करते तो फिर ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर दो स्टेट्स की बात की जा रही है और यहाँ पर जनरल बात की जा रही है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, ड्राइव करना है, उसमें जनरल बात की जा रही है। उसमें इनिशियल फाइनल प्रेशर नहीं है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम भी नहीं है, वहाँ पर T1 T2 भी नहीं है, जनरल बात करनी है। तो जनरल बात में हमने बजाय P1 P2 लिखने के सिर्फ P लिखा है, बजाय V1 V2 के सिर्फ V लिखा और T लिख दिया। अब यहाँ पर एक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास और इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है जो आपको नजर आ रहा है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है ये कांस्टेंट है क्या। तो दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, ये जो हम कांस्टेंट देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ये कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है मास पर और डिपेंड कर रहा है नेचर पर। किसके मास पर? गैस के मास पर और गैस के नेचर पर। अब हम यहीं से इस लेक्चर को जो है अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं इस जगह पर ही।